स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन, याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो, अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, भले वो जितनी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा हुआ हो, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अ प्रोटॉन इज मूविंग अलॉन्ग जेड एक्सिस, प्रोटॉन की वेलोसिटी जेड एक्सिस पर है। द मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो फील्ड है वो एक्स एक्सिस पर है। द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अलॉन्ग, तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होती है वो वेलोसिटी और फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर एक जेड पर है और एक एक्स एक्सिस पर है, तो जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी? अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि वाई एक्सिस। अ मैग्नेटिक फील्ड, ए में लिखा हुआ है ऑलवेज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, नहीं हमेशा एक्सर्ट नहीं करती, जीरो भी होती है फोर्स। बी में लिखा हुआ है नेवर एक्सर्ट्स अ फोर्स, नहीं ऐसा भी नहीं होता, फोर्स एक्सर्ट होती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर बाय मैग्नेटिक फील्ड। सी में लिखा हुआ है एक्सर्ट्स अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बिल्कुल सही है, अगर अक्रॉस मूव करेगा चार्ज पार्टिकल तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होती है। डी में लिखा हुआ है एक्सर्ट्स अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अलॉन्ग मूव करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, अक्रॉस मूव करेगा फील्ड के तो ही उस पर एक्सर्ट होगी फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। An electron enters a magnetic field whose direction is perpendicular to the velocity of the electron. एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है और परपेंडिकुलरली एंटर हुआ है, तो उस पर फोर्स लाजमी लगेगी। कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को ना तो इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है। तो सी में लिखा हुआ है, देखें ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है इंक्रीज डिक्रीज, गलत है। सी में लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन द सेम, स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन द सेम, ये गलत है क्योंकि वेलोसिटी पूरी सेम नहीं रहती, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कि स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती। A charged particle is moving with velocity v in magnetic field of induction B. The force on the particle will be maximum when. याद रखिएगा फॉर्मूले के अंदर आता है क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा अगर v और b आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ही फोर्स मैक्सिमम होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको नजर आ रहा है ऑप्शन सी में, v एंड b आर परपेंडिकुलर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन इज, तो भाई मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, भाई इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड नहीं करता? चेंज इन फ्लक्स इस पर डिपेंड करता है, टाइम पर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर डिपेंड नहीं करता। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा फैराडेज लॉ के अंदर हम कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन की बात नहीं करते, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए में आपको डायरेक्शन नज़र आ रहा है और ऑप्शन सी में आपको डायरेक्शन नज़र आ रहा है, ये ए और सी ऑप्शन नहीं होंगे, सही गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यही जो है वो फैराडेज लॉ भी है, ये स्टेटमेंट है फैराडेज लॉ की। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेंज लॉ गिव्स, और हमें पता है कि लेंज लॉ जो है हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। हमें लेंज लॉ मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताता, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ मेटालिक रिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग विल बी। नॉर्थ पोल को रिंग के या कॉइल के करीब लाने से जो उसमें जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस करंट की वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? बी। अगर करीब लेकर जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, दूर लेकर जाते हैं तो क्लॉकवाइज होता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ओपोजेज द वेरी कॉज दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड इट, दिस इज द लॉ ऑफ लेंस, ये लेंस लॉ की स्टेटमेंट लिखी हुई है।
A moving conductor coil in a magnetic field produces an induced EMF. This is in accordance with Faraday's law. हम Faraday's law में पढ़ते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कॉइल मूव करने की वजह से उसका फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें जो EMF इंड्यूस होता है, तो ये हम कौन से लॉ में पढ़ते हैं? Faraday's law के अंदर पढ़ते हैं. ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि ए. इसमें दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर इन चारों में से जो काम करती है डिवाइस वो है जनरेटर. तो जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड करता है. इफ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अ डायनामो, यानी कि जनरेटर की बात कर रहा है, आर्मेचर इज डबल्ड, रोटेशनल वेलोसिटी यानी कि ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है, अगर उसको हम डबल कर दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटेशनल वेलोसिटी के, ओमेगा के. तो अगर आप ओमेगा को डबल करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डबल हो जाता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डबल, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. डायनामो इज़ अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग. डायनामो यानी कि जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. द वर्किंग ऑफ डायनामो, डायनामो मतलब जनरेटर, इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिपेंड करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड करता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. इन चार में से कौन सा इनकरेक्ट है? बोथ एसी एंड डीसी जनरेटर हैव फील्ड मैग्नेट. ये सही है, दोनों के पास फील्ड मैग्नेट होते हैं. बोथ एसी एंड डीसी जनरेटर हैव एन आर्मेचर. दोनों के पास आर्मेचर होते हैं, ये भी सही है. बोथ एसी एंड डीसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये भी सही है. बोथ एसी एंड डीसी जनरेटर हैव स्लिप रिंग्स. ये गलत है. एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं जबकि डीसी जनरेटर के अंदर स्प्लिट रिंग होता है. तो इन चार में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. अ ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड टू. सबसे पहली बात हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर डीसी सर्किट में काम नहीं करता, तो डीसी वाले ऑप्शन वैसे गलत हो गए. और कन्वर्ट भी नहीं करता डीसी को एसी में, तो इसमें से जो है वो ए, बी और डी ऑप्शंस वैसे ही गलत हो गए. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि ऑब्टेन अ सूटेबल एसी वोल्टेज. ट्रांसफार्मर का काम होता है टू ऑब्टेन अ सूटेबल एसी वोल्टेज, या तो बढ़ा के या एसी वोल्टेज को कम करके दे देना. वॉट इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डिक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है. पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसका मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज डिक्रीज होता है जबकि करंट इंक्रीज होता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, करंट इंक्रीज होता है. द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड सो दैट. हमने लॉसेस पढ़े हुए ना ट्रांसफार्मर के, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो लैमिनेटेड इस वजह से होता है ताकि जो एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू एडी करंट्स उसको कम से कम किया जा सके. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स में बी रिड्यूस्ड. इसकी वजह से जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का उसको लैमिनेटेड रखा जाता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर टू रिड्यूस. ये भी ट्रांसफार्मर लॉसेज में हम पढ़ते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन कोर हम यूज़ करते हैं वो किस वजह से करते हैं? टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस. ठीक है, एडी करंट को कम करने के लिए लैमिनेशन का यूज़ करते हैं, जबकि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करते हैं. वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि आउटपुट वोल्टेज किस पर डिपेंड नहीं करता. वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इस पर डिपेंड करता है. रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टू कॉइल्स इस पर भी डिपेंड करता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इस पे डिपेंड नहीं करता. तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना ट्रांसफार्मर का, वो फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता. इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट. द आइडिया ऑफ मैटर वेव्स वॉज गिवन बाय डी ब्रॉले, और मैटर वेव्स को हम डी ब्रॉले वेव्स भी कहते हैं.
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, डी ब्रॉले। आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था ना, वो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने पर मिला था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। When light falls on a metal surface, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons depends upon। हमें पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है उस पर फर्क पड़ता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इंक्रीजेज व्हेन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को अगर बढ़ाना हो तो हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर डायरेक्टली। ये हम लॉज पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, तो जाके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी इंक्रीज होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, हमें पता है लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी सी और डी में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जिक्र है वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना? हाइजन वेव थ्योरी, वेव लिखा हुआ है इसके अंदर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जो कि लाइट के क्वांटम नेचर को या पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है या सपोर्ट करता है। बाकी मैक्सवेल की भी जो है वो वेव थ्योरी थी। बाकी डी ब्रॉले। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। हम जब पढ़ते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल